हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल कॉमर्सशाला। और हम सीख रहे थे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के बारे में, सेकंड मेथड जो कि इनकम मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा कि ये किस इनकम की बात की जा रही है, जो कि हमने सर्कुलर फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ी हुई है। सर्कुलर फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं, उसके अगेंस्ट में फैक्टर रिसीट्स मिलती हैं। ये जो फैक्टर रिसीट्स है यही हाउस होल्ड की इनकम है और यही इनकम मेथड क्रिएट करती है। दिस मेथड टू ऑफ फैक्टर रिसीट्स इज अ इनकम मेथड। अच्छा, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, वो एक्सपेंडिचर मेथड क्रिएट करता है। एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोविजन बाय प्रोड्यूसर टू हाउस होल्ड, ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू एडिशन क्रिएट करता है। ये हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। अभी हमको इस बात को यहां पे समझना है कि इनकम मेथड जो नेशनल इनकम निकालने का निकल के आता है, वो आता है जब प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड को फैक्टर रिसीट्स प्रोवाइड करें। उसके लिए हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते। सेम इसी चीज को हम यहां पे फिर वापस से लेके आते हैं कि हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड उसके अगेंस्ट में क्या इनकम मिलती है हाउस होल्ड को? सर, लैंड के अगेंस्ट में रेंट एंड रॉयल्टी, लेबर के अगेंस्ट में सैलरी एंड वेजेस, कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट एंड सर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अगेंस्ट में प्रॉफिट। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो फैक्टर रिसीट्स जो हैं बच्चे, वही एक्चुअल में इनकम मेथड से नेशनल इनकम क्रिएट करने का मेथड है। कैसे? एक बार और इसको देखते हैं। ये जो फैक्टर इनकम है यही इनकम मेथड है। अब आप बोलोगे सर बुक्स में इस तरीके से दिया ही नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं करो, बुक्स में जो कुछ भी दिया बिल्कुल वहीं पहुंचेंगे। बुक्स रीजंस नहीं बताते, टीचर रीजन नहीं बताते, वो सिर्फ रटवा देते हैं। हमको रटना नहीं है, हमको समझना है कि वहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। आइए फिर से देखते हैं इसी पॉइंट को। क्या चीज हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर ये जो फैक्टर इनकम्स हैं यही आपकी इनकम मेथड है। क्या ऐसा ट्रू है बुक्स के हिसाब से? आइए उसको भी चेक करते हैं। क्या चीज हम यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारे जो पोर्शंस हैं यही पोर्शन आपके यहां पर फैक्टर रिसीट्स हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें से सैलरी को अलग निकाल देते हैं। सैलरी को निकाला हमने और यहां पे सैलरी एंड वेजेस का एक हेड बना दिया। नेक्स्ट, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये तीन तरीके की इनकम निकाली और उनका हमने एक हेड बना दिया। यहां पर इन तीनों को मर्ज कर दिया। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये दोनों काम करते होंगे, वो सैलरी भी करते होंगे, कहीं वर्क भी करते होंगे और अपना खुद का पर्सनल काम भी करते होंगे। तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हमने मिक्स इनकम से डाल दिया। हम समझ क्या रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी में कितनी तरीके की इनकम्स हैं, वो तो सर हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। इकोनॉमी में सर सिर्फ ये जो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को इनकम्स देता है वही इनकम्स हम कंसीडर करते हैं। तो उन्हीं इनकम्स को हमने यहां पे लिख दिया है, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, यही तो सारी इनकम्स हैं। इसमें से सैलरी को हमने अलग ले लिया, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इसको हमने अलग ले लिया एंड इन दोनों को ऐड ऑन करते हैं तो एक मिक्स इनकम निकल के आती है। यहां तक लॉजिकली मैं आपको पहुंचा सकता हूं, बाकी सारा चीज आपको बुक्स और स्कूल के टीचर्स इजीली बताते हैं, क्या या रटवाते हैं। सैलरी एंड वेजेस को आप वर्ड यूज करते हो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, यहां पे बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आया कहां से है ये वर्ड? यहां से आया है। ये कहां से आया है सर? ये तो आप पहले समझा चुके हो। मैं तीनों मेथड सर्कुलर फ्लो में क्लियर करा चुका था आपको। ओके, नेक्स्ट, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, इसको हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग मतलब आप कोई एक बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेशंस क्रिएट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में आपको जो पैसा मिल रहा है वो। अरे सर रेंट तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई बात नहीं। सैलरी एंड वेजेस तो नहीं है ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज तो नहीं है ना। हाँ सर, वो नहीं है। इसका मतलब आप ये एज्यूम करो कि हमने वो इन्वेस्टमेंट किया ही इसलिए था कि उसके अगेंस्ट में हमें कुछ मिले, तो वो हमारा एक ऑपरेशन करने का तरीका था, वर्क करने का तरीका था, इनकम अर्न करने के लिए। तो रेंट सेम एज कैपिटल, मैंने किसी को लोन पे दिया, उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिला एंड जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उससे मुझे प्रॉफिट मिला। ये है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट आते हैं मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम को हम एज इट इज मिक्स्ड इनकम की तरह ले लेते हैं क्योंकि कोई नई चीज छोड़ना है, इन्हीं चीजों को रिफ्रेम करके हमने यहां पर मिक्स्ड इनकम के नाम से प्लेस किया है। ओके, फाइनली
हमने ये चीज समझी कि सर 3 तरीके की इनकम्स होती हैं, क्या क्या? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये 3 तरीके की इनकम को रटना नहीं है, मैं सिर्फ यही चाहता हूं अपने बच्चों से। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज सैलरी एंड वेजेस से आया है, ऑपरेटिंग सरप्लस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से आया है, और ये सब कुछ सर्कुलर फ्लो से निकल के आया है, फैक्टर रिसीट से। ये कोई नई इनकम नहीं है जिसको हम यहां पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? अगर हम इन तीनों को ऐड ऑन कर देते हैं तो हमको पूरे नेशन की इनकम यहां निकल के आ जाएगी। अब वो जो इनकम निकल के आएगी वो कैसी इनकम होगी, एक बार वो भी समझ लेते हैं। कैसी इनकम से सर क्या कहने का मतलब है आपका? कैसी इनकम मतलब जीडीपी एट एमपी होगी, एनडीपी एट एफसी होगी, क्या होगा? क्योंकि अगर हम समझ के जाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, तो हम समझ ही लेते हैं ना, रटने की क्यों जरूरत? इतने सारे सब्जेक्ट्स रटने के लिए इकोनॉमिक्स नहीं रटेंगे बस हम। देखिए, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, जब आप सारी के सारी इनकम्स को ऐड करते हो तो चूंकि आप डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आप कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम को कंसीडर कर रहे हो, तो एक डिसीजन आप यहां पे बहुत इजीली निकाल लेते हो, इट इज डीपी। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, हाईलाइटिंग अच्छी रहेगी आपकी। इट इज डीपी। डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से ये आउटपुट निकल के आया है, ये इनकम निकल के आई है, तो डीपी तो फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर जीडीपी होगा कि एनडीपी होगा, ग्रॉस निकल के आएगा कि नेट निकल के आएगा? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रटना ना पड़े। टीचर्स बुक्स ये बताते हैं इन तीनों को ऐड कर दो, ये आंसर आएगा, रट लो, रटना नहीं, डराइव कर लेंगे, समझ के करेंगे। ओके, डीपी इज आंसर कि सर इन तीनों को, चूंकि डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इन तीनों इनकम्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो डीपी इज आंसर। ओके, अब नेट है कि ग्रॉस है उसको देख लेते हैं। नेट और ग्रॉस में क्या अंतर होता है? डेप्रिसिएशन माइनस होके आया है कि अभी माइनस होना बाकी है? अगर होके आया है तो नेट है, माइनस होना बाकी है डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस है। अब देखिए इस बात को, क्या कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में डेप्रिसिएशन माइनस होता है? एलिजिबल ही नहीं है सर। अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो उस सैलरी में डेप्रिसिएशन एलिजिबल ही नहीं है, तो यहां पे डेप्रिसिएशन की कोई रेलेवेंस नहीं। अब इधर आते हैं, जो आपको रेंट मिल रहा है, आपने घर दिया, घर के अगेंस्ट में जो रेंट मिल रहा है, क्या उस रेंट में डेप्रिसिएशन माइनस होता है? नहीं सर, तो इनकम है, प्योर इनकम है, इसमें तो कभी डेप्रिसिएशन माइनस ही नहीं होता। तो यहां पर भी रेंटल इनकम में डेप्रिसिएशन इज नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। सर मैंने किसी को कैपिटल दिया था, उसने मुझे उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट दे दिया, डेप्रिसिएशन यहां भी एलिजिबल नहीं है। प्रॉफिट, हाँ सर, डेप्रिसिएशन यहां पे एलिजिबल है। किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को आप अगर कंसीडर करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट को कंसीडर करते हो कि नेट प्रॉफिट को कंसीडर करते हो? वेरी सिंपल, नेट प्रॉफिट को। अगर मुझे रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट देखना है कि कितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है, तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट देखूंगा कि नेट? नेट, क्योंकि वो एक्चुअल प्रॉफिट है उस कंपनी का। सो पॉइंट हमने क्या देखा कि जो प्रॉफिट है ये हमेशा नेट प्रॉफिट होता है, और नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस होके आता है। यहां एलिजिबिलिटी है डेप्रिसिएशन की, और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये नेट प्रॉफिट इज पोस्ट डेप्रिसिएशन। तो नेट यहां से निकल के आ रहा है, या लॉजिकली हम ये बात समझ रहे हो कि सर ये तो एनडीपी निकल के आ रहा है, इन सब को ऐड करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली माइनस होके फिगर आ रहा है। मिक्स तो इन सब का ही मिक्स्ड है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें, एक ही बात है। सो ड्यू टू दिस प्रॉफिट विच इज आउट आफ्टर डेप्रिसिएशन, हम इसको एनडीपी कंसीडर कर रहे हैं। अब नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमपीए की एफसीए, मार्केट प्राइस पे चल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट पे चल रहा है? ये सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये सब फैक्टर इनकम है, फैक्टर रिसीट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर कॉस्ट है। यहां तो कुछ मार्केट प्राइस का काम ही नहीं है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट में जो फैक्टर रिसीट्स और फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करके चल रहे हो, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर कॉस्ट पे निकल के आ रहा है, आपका एफसी पे आ रहा है ये आंसर। कितना सिंपल हो गया इसको समझना। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो सर एनडीपी एट एफसी आएगा, और कोई याद करने की जरूरत नहीं है, हमने खुद से ड्राइव कर लिया। डीपी अलग, नेट अलग, एफसी अलग। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे। आपके एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आएगा और हम उसे कैसे कंसीडर करेंगे वो देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, इनकम मेथड से नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, तो नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। वैल्यू एडिशन मेथड में भी हमने इसे कंसीडर किया था। सो व्हाट इज नेशनल इनकम? सर एनएनपी एट एफसी। क्वेश्चन मांग रहे एनएनपी एफसी, लेकिन किस मेथड के थ्रू? इनकम मेथड के थ्रू।
इनकम मेथड क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सर अभी तो समझ के आया है सर, एनडीपीएट एफसी आता है। इनकम मेथड से आंसर ऑटोमेटिकली आएगा एनडीपीएट एफसी में, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछा है नेशनल इनकम विच इज एनएनपीएट एफसी। तो यहां करना क्या है सर? यहां पर एनडीपीएट एफसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनएनपीएट एफसी में। बस उस कन्वर्जन के ऊपर अभी हमें ध्यान देना है। क्या सर? ये गिवन है, ये अचीव करना है, ये हमें बनना है, ये गिवन है। तो क्या करेंगे? हम पहले भी इस बात को समझ चुके हैं कन्वर्जन वाले वीडियो में कि जो गिवन होता है हम उसमें चेंजेस करते हैं। सो एनडीपीएट एफसी को एनएनपीएट एफसी में कन्वर्ट करना है तो चेंजेस एनडीपीएट एफसी प्लस, तो डीपी को एनपी में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अगर ये कैसे करना है ये आपको समझना है तो प्लीज कन्वर्जन वाले वीडियो को देखिएगा, हमने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझाया है। अगेन ये फॉर्मूला हमें वहां भी नहीं रटना पड़ा था, हम वहां भी उसको लॉजिकली समझ के आए। चलिए, सो ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर हुआ कि इनकम मेथड से सर एनडीपीएट एफसी आता है। क्वेश्चन की कोई भी रिक्वायरमेंट हो हमें चेंजेस एनडीपीएट एफसी में करना पड़ेगा यहां तक पहुंचने के लिए। अब एक बार इन तीनों पोर्शन को इंडिविजुअली हम पिक कर लेते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ओके, सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज फर्स्ट पोर्शन को हम लेके चलते हैं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, अब दो वर्ड्स हैं, एक एम्प्लॉई और एक कंपनसेशन। पहले एम्प्लॉई को पकड़ते हैं। कौन होता है एम्प्लॉई? कौन होता है एम्प्लॉई? कि सर मैं अगर कैब ड्राइवर हूं और कोई मेरी गाड़ी में आता है और मैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ता हूं और उससे मैं पैसे ले लेता हूं, तो उस मोमेंट के लिए मैं उसका एम्प्लॉई हो गया? नो, वो आपका एम्प्लॉई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ना आप उसके एम्प्लॉई हो। सो एम्प्लॉई समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। मैं सर किसी के घर में पेंट करने गया, सर्विसेज प्रोवाइड करने गया और उसके अगेंस्ट में उसने मुझे पैसे दिए, तो उस मोमेंट में मैं उसका एम्प्लॉई था? नो। आप अभिनव सर के यहाँ कोचिंग पढ़ने आते हो, आप सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते हो, उसके अगेंस्ट में आप उनको पैसे देते हो, तो सर अभिनव सर आपके उस समय के लिए एम्प्लॉई हो गए? नो, प्लीज इस बात को समझो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि कॉमर्स में ये पोर्शन बार बार आएगा, कोई लॉजिकली नहीं समझाता आपको कि चीज है क्या, उसको अभी समझ लो, बहुत छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट इज, एम्प्लॉई कौन होता है? जब दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप होती है। पहले ही एक एग्रीमेंट होता है कि आज से मैं आपका एम्प्लॉई और आप मेरे एम्प्लॉयर। एग्रीमेंट होता है, वो पहले से ही होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगी अगर जहां कहीं भी, उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा एम्प्लॉई है और ये मेरा एम्प्लॉयर है। अगर मैं कैब ड्राइवर हूं तो उस पर्सन से मेरी कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं। मैं पेंटर हूं, कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं। मैं टीचर आपको पढ़ा रहा हूं, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो प्लीज इस बात को समझो, एम्प्लॉई होने के लिए देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इस बात को हमने समझ लिया। एम्प्लॉईज क्या होता है ये अभी हमने समझ लिया। अब समझना है कंपनसेशन। कंपनसेशन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को। अगर मी एज ए एम्प्लॉई मुझे कुछ भी मिल रहा है काम करने की वजह से, तो वो मेरा कंपनसेशन है। वेरी सिंपल। अब कोई सैलरीड पर्सन है, कोई जॉब करने वाला पर्सन है, उसे कितनी तरीके से इनकम मिलती है, रेवेन्यू मिलता है, कंपनसेशन मिलता है, एक बार वो देख लेते हैं। सर इन कैश मिलता है, इन काइंड मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सिस्टमैटिक वे में देखेंगे हम उसको। क्या चीज है देखिए। फर्स्ट इन कैश, सैलरी इन कैश बिल्कुल मिल सकता है। क्या मिल रहा है मुझे? सर 2,50,000 पर मंथ, 2.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे सैलरी मिल रही है इन कैश। इन कैश, ओके। सो दिस इज माई कंपनसेशन एज एन एम्प्लॉई। ओके, नेक्स्ट इन काइंड। कैश तो मुझे मिल ही रहा है सर, लेकिन मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जो एम्प्लॉयर है, वो मुझे कैब सर्विस भी देता है 10,000 रुपए पर मंथ। कैब मतलब कैब आती है, मुझे लेती है, छोड़ देती है ऑफिस, वापस घर छोड़ देती है। सो वो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा मेरा बच रहा है, इतने का वो मुझे बेनिफिट दे रहा है। नेक्स्ट RFA बोलते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। सर मुझे घर भी एम्प्लॉयर नहीं दिया है, यही घर अगर मैं कहीं और लेने जाता तो मुझे को 7,500 रुपए पर मंथ, 75,000 रुपए पर मंथ का वो घर पड़ता। तो इन दिस केस ये जो एकोमोडेशन मुझे मिल रहा है मेरे एम्प्लॉयर से, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, ये मेरा पैसा बच रहा है, तो ये बेनिफिट हुआ ना, ये मेरा कंपनसेशन हुआ इन काइंड। इन कैश नहीं है, इन काइंड है। ओके, नेक्स्ट क्या है? फॉरेन ट्रिप 4 लाख रुपए पर ईयर।
कि एक फॉरेन ट्रिप है, वो पूरी ट्रिप का खर्चा उठा रहा है, मुझे कैश नहीं दे रहा, लेकिन वो मुझे एक बेनिफिट दे रहा है। इसको आप जब टैक्सेशन में जाओगे तो फ्रिंज बेनिफिट के नाम से पढ़ोगे, बट इट्स ओके। वो मुझे बेनिफिट दे रहा है ये सारी चीजों के, नॉट इन कैश बट इन काइंड, बट स्टिल वो मेरा कंपनसेशन है, मुझे मिल रहा है, तो मेरा कंपनसेशन हुआ इनडायरेक्ट, इसलिए हम उसको बोलते हैं इन काइंड। इन कैश हो गया, इन काइंड हो गया। अब आते हैं बढ़िया पॉइंट पर, रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी फंड भी बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या चीज होती है समझो। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इसको हम पीएफ भी बोलते हैं। एक फंड होता है, उस फंड में हर महीने एम्प्लॉई पैसे डालता है और कुछ पैसा एम्प्लॉयर डालता है। पर ये पैसा किसका है? एम्प्लॉई का। एम्प्लॉयर भी उसमें पैसा डालेगा, एम्प्लॉई भी उसमें पैसा डालेगा। हर महीने हम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे और एक फंड क्रिएट करेंगे। अगर 10 साल तक मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया तो हर साल 12 महीने तक, हर साल 12 महीने वो फंड मेरे द्वारा भी उसमें आपका अमाउंट पुट किया गया एंड एम्प्लॉयर ने भी उसमें अमाउंट पुट किया और वो फंड बड़ा होता चला गया। और जब मैं रिटायर हुआ या जब मैंने जॉब छोड़ी तब मुझे वो फंड एक लमसम अमाउंट में मिल गया। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है, प्लीज इस बात को समझो। ये जो एक फंड है जिसमें एम्प्लॉयर 5,000 रुपये पर मंथ डाल रहा है, एम्प्लॉई मतलब मैं 7,000 रुपीज पर मंथ डाल रहा हूं और 12,000 पर मंथ का एक फंड बनते हुए तैयार हो जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज कि इस पूरे फंड में एम्प्लॉई को क्या कंपनसेशन मिल रहा है? एम्प्लॉई को क्या मिल रहा है? क्या एम्प्लॉई को 7,000 रुपए मिल रहे हैं? नहीं सर, वो तो उसने खुद ने लगाए। एम्प्लॉई को क्या 12,000 रुपए मिल रहे हैं? नहीं सर, 12,000 में से 7,000 तो उसी ने लगाए हैं। एम्प्लॉई को क्या मिल रहा है? एम्प्लॉई को 5,000 रुपए पर मंथ मिल रहे हैं जो एम्प्लॉयर ने दिए हैं। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉई के फंड में, वो 5,000 रुपीज जो है वो कंपनसेशन है। किसके? एम्प्लॉई का कंपनसेशन। देखो इसी पॉइंट को, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिटायरमेंट या सोशल सिक्योरिटी फंड विल बी ट्रीटेड एज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। लॉजिकल है, रटना नहीं है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो रटना पड़ेगा। कोई रटने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स से लाइव कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप हर जगह देख सकते हो उस कॉन्सेप्ट को, उस सब्जेक्ट को। फिर से देखते हैं, जो प्रोविडेंट फंड है एम्प्लॉयर भी उसमें पुट कर रहा है, एम्प्लॉई भी उसमें पुट कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉई के लिए कंपनसेशन क्या है? जो एम्प्लॉयर ने किया है फ्री में मिल रहा है ना। वे फ्री में तो कुछ भी नहीं होता, मतलब उसने इसमें नहीं पुट किया इसलिए वो उसको मिल रहा है, यही उसका कंपनसेशन है। ठीक है, सो यहां से आपका रिटायरमेंट बेनिफिट निकल के आता है, एम्प्लॉयर का कंपनसेशन इज अ रिटायरमेंट बेनिफिट फंड इज अ कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेंशन। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है भाई, बहुत बच्चों को रटना पड़ता है और न जाने क्यों टीचर्स भी इतने सिंपल पॉइंट को भी रटवा देते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। क्या? जब हम वर्क कर रहे होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमें सैलरी इन कैश मिलती है, इन काइंड मिलती है, कुछ पीएफ जैसे जगहों पर एम्प्लॉयर कुछ एक फंड में भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये सब तो होता ही है। एक चीज और होती है, वो क्या? आपकी रिटायरमेंट के लिए हर महीने आप ही की सैलरी में से एक पोर्शन निकालकर एम्प्लॉयर पेंशन फंड में भी डालता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, आप जरूर गूगल करिएगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा पाऊंगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है वो। इसको हम बोलते हैं सीटीसी। सीटीसी होता है कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी को वो एम्प्लॉय कितने का पड़ा? सर कंपनी को वो एम्प्लॉय अगर हम देखेंगे तो सर उसके लिए उसका ये पर मंथ इंटू 12, ये इंटू 12, ये इंटू 12, ये पूरे ईयर का ये दिस इंटू 12, और सर वो जो पेंशन का पैसा जो कंपनी है वो दे रही है उसको भी एड ऑन कर दो। ये सब कॉस्ट है एक एम्प्लॉय की, सीटीसी। लेकिन उसको इन हैंड कितना मिल रहा है? सर इन हैंड उसको सिर्फ 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसके हाथ में 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल जो अगर हम देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा, कुछ 3.5 लाख तक मुझे लग रहा है आराम से जाएगा इसका अमाउंट अगर हम प्रॉपरली निकालेंगे तो। उसकी सैलरी 3.5 लाख है पर इन हैंड मिल रही है 2,50,000। जो बीच का गैप है वो इन काइंड, इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड इन पेंशन चला जाता है। अब इस बात का रेलेवेंस क्या है? रेलेवेंस ये है कि जब भी एम्प्लॉय काम करता है तो उसका काम का एक छोटा सा पोर्शन, एक छोटी सी इनकम उसको नहीं दी जाती है, उसमें निकाल कर पेंशन फंड में उसको डाल दिया जाता है।
अब पेंशन फंड में क्या होता है, इंडिया में पेंशन फंड होता है, जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसको फंड मिलता रहेगा। जिसने काम किया है वो जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको फंड मिलता रहेगा। लेकिन जब पेंशन फंड बना कि रिटायरमेंट एज हो गई 60, फंड ने सोचा कि यार नॉर्मल इंडियन 60 to 65 एवरेज जो लाइफ है वो इतनी ही है, बट स्टिल हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो 80 साल तक जिएगा। तो उन्होंने फंड क्रिएट किया था आप ही के वर्क से, एम्प्लॉई के वर्क से, ये सोच के कि वो 80 साल तक जिएगा। तो उसने जो पहले मेहनत करी थी, उसने जो पहले वर्क किया था, उसका एक पोर्शन निकाल के उन्होंने एक फंड क्रिएट किया 20 सालों के लिए। 80 की एज तक उसने जो भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलनी है वो पहले ही कमा चुका है। जो पेंशन उसको मिल रही है नॉर्मली, वो उसकी पेंशन उसने पहले ही काम कर लिया है उसके अगेंस्ट मिल रही है। लेकिन अगर उसने 80 से ज्यादा जी लिया, 80 से ज्यादा उसकी एज हो गई, बट स्टिल कंपनी की ऑब्लिगेशन है, जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में ये होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर की ऑब्लिगेशन है कि वो जिंदा है, 80 ईयर से ज्यादा उसकी एज हो गई है, तो उसको स्टिल पेंशन देनी पड़ेगी, वो उसकी ऑब्लिगेशन है एज पर दी एग्रीमेंट। बट उसके लिए उसने काम नहीं किया था, काम उसने 80 ईयर्स तक के हिसाब से ही किया था, रिटायरमेंट के 20 ईयर्स बाद तक का। अब भी अगर हम उसको पेंशन देंगे तो उसके अगेंस्ट में उसने कुछ वर्क नहीं किया है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते। ओल्ड एज पेंशन को हम कभी भी कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में जज नहीं करते। प्लीज इस बात को समझो बच्चे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का यहां हिडन है। इस जगह पर हम एक्चुअली समझ क्या रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि इंडिया ने साल भर में कितना प्रोड्यूस किया। कितना प्रोड्यूस किया अगर हम देखेंगे तो कैसे निकलेगा सर, जितनी उसकी इनकम हुई, जितना उसने एक्सपेंस किया और जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, इन तीनों चीजों से हम सिर्फ एक ही चीज समझ रहे हैं कि इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया। आप इस बात को समझो, इन दिस केस अगर उसने उसके लिए मेहनत नहीं करी है, उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, स्टिल उसको इनकम मिल रही है और आप इसको कंसीडर करने लग गए, तो ये नेशनल इनकम गलत निकल के आएगी। वेरी सिंपल रीजन, क्योंकि हम नेशनल इनकम में ये चीज ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि इंडिया ने कितना प्रोड्यूस किया है। अगर उसने उसके लिए मेहनत ही नहीं करी और इनकम अर्न करी है और हम इस इनकम को ऐड ऑन कर देंगे तो ये गलत नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो इसीलिए ओल्ड एज पेंशन को हम कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि उसके लिए उसने मेहनत नहीं करी, कुछ नया प्रोड्यूस नहीं किया। अगर कुछ नया प्रोड्यूस नहीं किया तो हम इस पेंशन को नहीं ऐड ऑन करते, इग्नोर कर देते हैं। जिसके लिए उसने मेहनत करी है वो ये वाली पेंशन, जिसके लिए उसने मेहनत नहीं करी दैट इज ओल्ड एज पेंशन, इसको हम इग्नोर कर देंगे। ओके, सो फाइनली ये चारों पॉइंट्स को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज निकल के आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। बहुत सिंपल है, ये तो हमने समझ लिया था कि रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को ऐड ऑन कर दें अगर तो हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। इन दोनों में कभी कोई दिक्कत नहीं आती। रेंट एंड रॉयल्टी क्लियर कट आपको एग्जाम में दिखेगा, इंटरेस्ट क्लियर कट आपको एग्जाम में लिखेगा। अब ये प्रॉफिट पे आते हैं। दिस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट। अभी आप लोगों ने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा हो तो वहां पे P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। मैं जानबूझ के अकाउंट्स की बात इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि अगर आप यहां पढ़ लो तो भी वहां बेनिफिट है, और अगर आप वहां पढ़ चुके हो और फिर ये वीडियो देख रहे हो तो भी आपके लिए बेनिफिट है। प्रॉफिट को हम 3 जगहों पर एप्रोप्रिएट करते हैं। कैसे, देखिए इस पॉइंट को। जो प्रॉफिट है आपका, ये 10 लाख का आपका अगर प्रॉफिट आता है तो कंपनी क्या करती है, इसको 3 जगह डिवाइड कर देती है। एक, टैक्स। 10 लाख का जो नेट प्रॉफिट है, टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख में से हमने टैक्स पे करना है, मान लो 1,50,000 का, ये आपका टैक्स पेमेंट हुआ। और क्या करेगा वो उस प्रॉफिट का, सर इस प्रॉफिट से वो डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जो ओनर्स हैं उनको आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस नेम से करते हैं, डिविडेंड से। मान लो 4 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कुछ अमाउंट है जो कंपनी के पास रखा हुआ है, वो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन। ये आप इस तरीके से आप अकाउंट्स में या लॉजिकली भी आप समझो, कोई भी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स भी होंगे। सो जो भी आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट 3 जगह पे चला जाता है। या तो आप टैक्स, या नहीं आप टैक्स भी देते हो उसी प्रॉफिट में से, आप उस प्रॉफिट में से ओनर्स को पैसा भी दे देते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो बाय द नेम ऑफ डिविडेंड्स। कुछ अमाउंट आप कंपनी अपने पास रिजर्व्स में रखती है।
इन तीनों को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो आप नेट प्रॉफिट निकाल लो। देखो 1,50,000, 4,50,000, ये हुआ आपका 6 lakhs और 4 lakh is 10 lakhs। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्यों पढ़ा रहे हो सर आप? ये बेटा मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज करता है आपको। वो क्या करता है, वो आपको प्रॉफिट नहीं बताएगा, वो आपको रेंट एंड रॉयल्टी बताएगा, इंटरेस्ट बताएगा, कॉर्पोरेट टैक्स बताएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बताएगा, डिविडेंड बताएगा। वो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता प्रॉफिट की। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इन तीनों को ऐड ऑन करना है और उससे प्रॉफिट निकाल लेना है। एक बार प्रॉफिट आ गया उसमें इसको ऐड ऑन करना है, इसमें ऐड ऑन करना है, बस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकल के आ जाएगा। अब यहां प्लीज इस बात को समझो, प्लीज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 90% से ज्यादा गलतियां इसी जगह पे होती है। वो क्या, प्लीज समझो इस पॉइंट को। पॉइंट इज, अगर क्वेश्चन ने सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स दिया है 1, 2, 3, ये कुछ भी नहीं दिया, तो क्या ये कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर इज नो। नेक्स्ट, सिर्फ ये दिया है, ये दोनों तीनों चीज नहीं दी, तो क्या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। सिर्फ ये दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। अच्छा, ये दोनों दिए रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। ये दोनों दिए रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। ये दोनों दिए रिप्रेजेंट कर रहा है? नो। प्लीज इस बात को समझो, इनकी इंडिविजुअल या डुअल कॉम्बिनेशन की कोई वैल्यू नहीं है। इन तीनों की वैल्यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि बाई चांस ये तीनों का टोटल प्रॉफिट के बराबर आ रहा है। एग्जाम में अगर ये दोनों इंडिविजुअली दिए हैं और प्रॉफिट भी दिया है तो इसे इग्नोर कर देना, सिर्फ प्रॉफिट को कंसीडर करना। अब आप इस पॉइंट को ऐसे देखिए, आएंगे जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें और क्लियर होंगी। देखिए क्या है, टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड डिविडेंड्स इंडिविजुअली डोंट हैव एनी इंपॉर्टेंस इन इनकम मेथड। उनकी इंडिविजुअल कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देयर सम टोटल इज इंपॉर्टेंट, इन तीनों का टोटल ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही प्रॉफिट के बारे में बता रहा है इनडायरेक्टली। देयर सम टोटल इज इंपॉर्टेंट एज इट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट के बारे में बताना शुरू कर देता है। अगर एग्जाम में प्रॉफिट नहीं दिया है, ये तीनों दिए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं, तीनों को ऐड ऑन करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये वाला मेथड भी आपका हुआ। फाइनल है मिक्स्ड। मिक्स्ड तो बहुत ही सिंपल है। मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड का हमेशा एग्जाम में आपको मिक्स्ड इनकम के नाम से लिखा मिलेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि वो उन दोनों मेथड्स का ही मिक्सचर है। एक ही व्यक्ति जो दोनों काम करता है। मैं अगर कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ अपनी, और अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाता भी हूँ, जो मैं करता ही हूँ, तो इन बोथ द केसेस मुझे इनकम भी मिल रही है वहां से और मुझे कोचिंग से भी एक अमाउंट मिल रहा है। कोचिंग का अमाउंट में प्रॉफिट, जो मुझे यूनिवर्सिटी से पढ़ाने में मुझे अमाउंट जो मिल रहा है, दैट इज माय सैलरी। तो मैं जो इनकम अर्न कर रहा हूँ, मिक्स इनकम अर्न कर रहा हूँ। तो मिक्स इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, इनका ही एक कॉम्बिनेशन निकल के आ जाता है। एग्जाम में मिक्स इनकम आपको अलग से दी होगी। अभी फाइनली हमने समझा क्या, एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम। रटने की जरूरत नहीं है। ये हुआ सैलरी एंड वेजेस, ये हुआ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और ये हमने क्या देखा, ये तो हम सर्कुलर फ्लो में पढ़ के आए हैं सर, कोई नया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब वापस से मैं अगेन इसको नोट में कर रहा हूं, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द टोटल ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स को कॉर्पोरेशन टैक्स के नाम से भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो बटा ही नहीं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट तो बताए जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, बटा ही नहीं, वो आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट डिविडेंड्स या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो बट गया, वो डिविडेंड्स है। और कोई नया नाम नहीं आएगा, मैं सारे नेम्स यहाँ पर इंक्लूड करें, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, कितना इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देखिएगा अब आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एफसी। ओके, क्या बोल रहा है वो, इसमें इनकम मेथड के थ्रू निकालना है। क्वेश्चन दे रहा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हम यहीं से पकड़ के चलते हैं, इनकम मेथड में इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। इनकम मेथड में आप क्या करोगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का हटा दो, ये किसी काम का नहीं। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, हाँ सर ये तो काम का है। देखो एनडीपी, इनकम मेथड से क्या निकल के आएगा, इन तीनों को एड ऑन करोगे तो एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की है जीएनपी एट एफसी, आएंगे इस पॉइंट पे। सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज हमें चाहिए, ये है हमारे पास।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन के बारे में बता रहा है हमको। ठीक है, चलो देखते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी मतलब का नहीं है हमारे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी मतलब का नहीं। रेंट, हाँ सर रेंट तो है, ले लेते हैं। डिविडेंड, सर डिविडेंड भी है। इंटरेस्ट भी है। प्रॉफिट भी, ओह सर ये बात समझने की है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो सर आपने हमें बताया था, क्या बताया था कि सर अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, टैक्स और डिविडेंड इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा, अब इस डिविडेंड की यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है। ओके, आगे आते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब हम इसको बाद में देखते हैं। चलिए चेक करते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। देखिए, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज जो है हमारा, वो हमारे पास पहले गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस सिंगल नेम से नहीं है तो हमें इसे ओपन अप करना पड़ेगा। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या रेंट है? बिल्कुल है। क्या इंटरेस्ट है? बिल्कुल है। क्या प्रॉफिट है? बिल्कुल है। सर डिविडेंड भी तो था। अरे सर कितनी बार बताओगे, ये आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इस डिविडेंड को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव प्रॉफिट। अच्छा, कहीं मिक्स्ड इनकम दिख रही है क्या? सर इसमें मिक्स्ड इनकम तो यहां से कहीं भी नहीं है, बट इट्स ओके। आप प्लस करके मिक्स्ड इनकम लिखिएगा, अमाउंट 0 लिखिएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास एनडीपी एट एफसी निकल के आता है 3850 करोड़। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इज जीएनपी एट एफसी। अब एनडीपी एट एफसी को जीएनपी एट एफसी में कन्वर्ट कर लोगे। हम पहले ही इस पोर्शन में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं तो हम इस कन्वर्जन पे अभी नहीं करते। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो कन्वर्जन वाला जरूर वीडियो देखिएगा। सो नेशनल इनकम में आपने इजीली पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया एंड आपको कुछ भी नहीं रटना पड़ा। आप इस बात को समझ गए कि सब कुछ यही हम पढ़ चुके हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। आई होप इनकम मेथड से कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।